यद्यपि मेरी स्मरण शक्ति पृथ्वी के इतिहास की सारी स्मरणीय तारीखें भूल गईं, वह तारीखें जिन्हें रातों को जागकर और मस्तिष्क को खपाकर याद किया था, मगर विवाह की तिथि समतल भूमि में एक स्तंभ की भांति अटल है। न भूलता हूं, न भूल सकता हूं। उससे पहले और पीछे की सारी घटनाएं दिल में मिट गईं, उनका निशान तक बाकी नहीं। वह सारी अनेकता एक एकता में मिश्रित हो गई है और वह मेरे विवाह की तिथि है। चाहता हूं उसे भूल जाऊं, मगर जिस तिथि का नित्य प्रति सुमिरन किया जाता हो वह कैसे भूल जाए। नित्य प्रति सुमिरन क्यों करता हूं, यह उस विपत्ति मारे से पूछिए जिसे भगवत भजन के सिवा जीवन के उद्धार का कोई आधार न रहा हो। लेकिन क्या मैं वैवाहिक जीवन से इसलिए भागता हूं कि मुझ में रसिकता का अभाव है और मैं कोमल वर्ग की मोहनी शक्ति से निर्लिप्त हूं और अनासक्ति का पद प्राप्त कर चुका हूं। क्या मैं नहीं चाहता हूं कि जब मैं सैर करने निकलूं तो हृदयेश्वरी भी मेरे साथ विराजमान हो। विलास वस्तुओं की दुकानों पर उनके साथ जाकर थोड़ी देर के लिए रसमय आग्रह का आनंद उठाऊं। मैं उस गर्व और आनंद और महत्व का अनुभव कर सकता हूं जो मेरे अन्य भाइयों की भांति मेरे हृदय में भी आंदोलित होगा, लेकिन मेरे भाग्य में वह खुशियां, वह रंगरेलियां नहीं है, क्योंकि चित्र का दूसरा पक्ष भी तो देखता हो। एक पक्ष जितना ही मोहक और आकर्षक है, दूसरा उतना ही हृदय विदारक और भयंकर। शाम हुई और आप बदनसीब बच्चे को गोद में लिए तेल या ईंधन की दुकान पर खड़े हैं। अंधेरा हुआ और आप आटे की पोतली बगल में दबाए गलियों में यो कदम बढ़ाए हुए निकल जाते हैं मानो चोरी की है। सूर्य निकला और बालकों को गोद में लिए होम्योपैथ डॉक्टर की दुकान में टूटी कुर्सी पर आरूढ़ है। किसी खोचे वाले की रसीली आवाज सुनकर बालक ने गगनभेदी विलाप आरंभ किया और आपके प्राण सूखे। ऐसे बापों को भी देखा है जो दफ्तर से लौटते हुए पैसे 2 पैसे की मूंगफली या रेवड़िया लेकर लज्जास्पद शीघ्रता के साथ मुंह में रखते चले जाते हैं कि घर पहुंचते पहुंचते बालकों के आक्रमण से पहले ही यह पदार्थ समाप्त हो जाए। कितना निराशाजनक होता है यह दृश्य जब देखता हूं कि मेले में बच्चा किसी खिलौने की दुकान के सामने मचल रहा है और पिता महोदय ऋषियों की सी विद्वता के साथ उनकी क्षरभंगुरता का राग अलाप रहे हैं। चित्र का पहला रुख तो मेरे लिए एक मदन स्वप्न है, दूसरा रुख एक भयंकर सत्य। इस सत्य के सामने मेरी सारी रसिकता अंतर्धान हो जाती है। मेरी सारी मौलिकता, सारी रचनाशीलता इसी दाम्पत्य के फंदों से बचने में प्रयुक्त हुई है। जानता हूं कि जाल के नीचे जाना है, मगर जाल जितना ही रंगीन और ग्राहक है, दाना उतना ही घातक और विषैला। इस जाल में पक्षियों को तड़पते और फड़फड़ाते देखता हूं और फिर भी जाल पर जा बैठता हूं। लेकिन इधर कुछ दिनों से श्रीमती जी ने अविश्रांत रूप से आग्रह करना शुरू किया है कि मुझे बुला लो। पहले जब छुट्टियों में जाता था तो मेरा केवल कहाँ चलोगी कह देना उनकी चित्त शांति के लिए काफी होता था। फिर मैंने झंझट है कहकर उन्हें तसल्ली देनी शुरू की। इसके बाद गृहस्थ जीवन की असुविधाओं से डराया, किंतु अब कुछ दिनों से उनका अविश्वास बढ़ता जाता है। अब मैंने छुट्टियों में भी उनके आग्रह के भय से घर जाना बंद कर दिया है कि कहीं वह मेरे साथ न चल खड़ी हो और नाना प्रकार के बहानों से उन्हें आशंकित करता रहता हो। मेरा पहला बहाना पत्र संपादकों के जीवन की कहानियों के विषय में था। कभी 12 बजे रात को सोना नसीब होता है, कभी रतजगा करना पड़ जाता है। सारे दिन गली गली ठोकरें खानी पड़ती है। इस पर तुर्रा यह है कि हमेशा सिर पर नंगी तलवार लटकती रहती है। न जाने कब गिरफ्तार हो जाऊं, कब जमानत तलब हो जाए। खुफिया पुलिस की एक फौज हमेशा पीछे पड़ी रहती है। कभी बाजार में निकल जाता हूं तो लोग उंगलियां उठाकर कहते हैं, वह जा रहा है अखबार वाला। मानो संसार में जितनी दैविक, आदि दैविक, भौतिक, आदि भौतिक बाधाएं हैं, उनका उत्तरदायी मैं हूं। मानो मेरा मस्तिष्क झूठी खबरें गढ़ने का कार्यालय है। सारा दिन अफसरों की सलामी और पुलिस की खुशामद में गुजर जाता है। कांस्टेबलों को देखा और प्राण पीड़ा होने लगी। मेरी तो यह हालत है और हुक्काम है कि मेरी सूरत से कांपते हैं। एक दिन दुर्भाग्यवश एक अंग्रेज के बंगले की तरफ जा निकला। साहब ने पूछा, क्या काम करता है? मैंने गर्व के साथ कहा, पत्र का संपादक हूं। साहब तुरंत अंदर घुस गए और कपाट मुद्रित कर लिए। फिर मैंने मेम साहब और बाबा लोगों को खिड़कियों से झांकते देखा, मानो कोई भयंकर जंतु हो। एक बार रेलगाड़ी में सफर कर रहा था, साथ और भी कई मित्र थे, इसलिए अपने पद का सम्मान निभाने के लिए 2nd क्लास का टिकट लेना पड़ा। गाड़ी में बैठा तो एक साहब ने मेरे सूटकेस पर मेरा नाम और पेशा देखते ही तुरंत अपना संदूक खोला और रिवॉल्वर निकालकर मेरे सामने गोलियां भरी, जिससे मुझे मालूम हो जाए कि वह मुझसे सचेत है। मैंने देवी जी से अपनी आर्थिक कठिनाइयों की कभी चर्चा नहीं की, क्योंकि मैं रमणियों के सामने
यह जिक्र करना अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझता हूँ। हालांकि मैं वह चर्चा करता तो देवी जी की दया का अवश्य पात्र बन जाता। मुझे विश्वास था कि श्रीमती जी फिर यहाँ आने का नाम न लेंगी, मगर यह मेरा भ्रम था। उनके आग्रह पूर्ववत होते रहे। तब मैंने दूसरा बहाना सोचा। शहर बीमारियों के अड्डे हैं। हर एक खाने पीने की चीज में विष की शंका। दूध में विष, घी में विष, फलों में विष, शाक भाजी में विष, हवा में विष, पानी में विष। यह मनुष्य का जीवन पानी की लकीर है, जिसे आज देखो वह कल गायब। अच्छे खासे बैठे हैं, हृदय की गति बंद हो गई। घर से सैर को निकले, मोटर से टकराकर सुरपुर की राह ली। अगर कोई शाम को सांगोपांग घर आ जाए तो उसे भाग्यवान समझो। मच्छर की आवाज कान में आई, दिल बैठा, मक्खी नजर आई और हाथ पांव फूले। चूहा बिल से निकला और जान निकल गई। जिधर देखिए यमराज की अमलदारी है। अगर मोटर और ट्राम से बचकर आ गए तब मच्छर और मक्खी के शिकार हुए। बस यही समझ लो कि मौत हरदम सिर पर खेलती रहती है। रात भर मच्छरों से लड़ता हूं, दिन भर मक्खियों से। नन्ही सी जान को किन किन दुश्मनों से बचाऊं। सांस भी मुश्किल से लेता हूं कि कहीं क्षय के कीटाणु फेफड़े में न पहुंच जाए। देवी जी को फिर भी मुझ पर विश्वास न आया। दूसरे पत्र में भी वही आरजू थी। लिखा था, तुम्हारे पत्र ने एक और चिंता बढ़ा दी। अब प्रतिदिन पत्र लिखा करना। मैं एक न सुनूंगी और सीधे चली आऊंगी। मैंने दिल में कहा, चलो सस्ते छूटे। मगर यह खटका लगा हुआ था कि न जाने कब उन्हें शहर आने की सनक सवार हो जाए। इसलिए मैंने तीसरा बहाना सोच निकाला। यहाँ मित्रों के मारे नाकोदम रहता है। आकर बैठ जाते हैं तो उठने का नाम भी नहीं लेते, मानो अपना घर बेच आए हैं। अगर घर से टल जाओ तो आकर बेधड़क कमरे में बैठ जाते हैं और नौकर से जो चीज चाहते हैं उधार मंगवा लेते हैं। देना मुझे पड़ता है। कुछ लोग तो हफ्तों पड़े रहते हैं, टलने का नाम ही नहीं लेते। रोज उनकी सेवा सत्कार करो, रात को थिएटर या सिनेमा दिखाओ, फिर सवेरे तक ताश या शतरंज खेलो। अधिकांश तो ऐसे हैं जो शराब के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते। अक्सर तो बीमार होकर आते हैं, बल्कि अधिकतर बीमार ही आते हैं। अब रोज डॉक्टर को बुलाओ, सेवा शुश्रूषा करो, रात भर सिरहाने बैठे पंखा जलते रहो। उस पर यह शिकायत भी सुनते रहो कि यहाँ कोई हमारी बात भी नहीं पूछता। मेरी घड़ी महीनों से मेरी कलाई पर नहीं आई। दोस्तों के साथ जलसों में शरीक हो रही है। अचकन है, वह एक साहब के पास है। कोट और दूसरे साहब ले गए, जूते और एक बाबू ले उड़े। मैं वही रद्दी कोट और वही चमरौधा जूता पहनकर दफ्तर जाता हूँ। मित्रवृंद ताड़ते रहते हैं कि कौन सी नई वस्तु लाया। कोई चीज लाता हूँ तो मारे दर के संदूक में बंद कर देता हूँ। किसी की निगाह पड़ जाए तो कहीं न कहीं न्योता खाने की धुन सवार हो जाए। पहली तारीख को वेतन मिलता है तो चोरों की तरह दबे पांव घर आता हूँ कि कहीं कोई महाशय रुपयों की प्रतीक्षा में द्वार पर धरना जमाए न बैठे हो। मालूम नहीं उनकी सारी आवश्यकताएं पहली ही तारीख की बाट क्यों जोहती रहती है। एक दिन वेतन लेकर 12 बजे रात को लौटा, मगर देखा तो आधे दर्जन मित्र उस वक्त भी डटे हुए थे। माथा ठोक लिया, कितने ही बहाने करूं, उनके सामने एक नहीं चलती। मैं कहता हूं घर से पत्र आया है, माताजी बहुत बीमार है। जवाब देते हैं, अजी बूढ़े इतनी जल्द नहीं मरते, मरना ही होता तो इतने दिन जीवित क्यों रहती। देख लेना 2-4 दिन में अच्छी हो जाएंगी, और अगर मर भी जाए तो वृद्धजनों की मृत्यु का शोक ही क्या, वह तो और खुशी की बात है। कहता हूं लगान का बड़ा तकाजा हो रहा है। जवाब मिलता है, आजकल लगान तो बंद हो ही रहा है, लगान देने की जरूरत ही नहीं रही। अगर किसी संस्कार का बहाना करता हो तो फरमाते हैं, तुम भी विचित्र जीव हो। इन कुप्रथाओं की लकीर पीटना तुम्हारी शान के खिलाफ है। अगर तुम उनका मूल उच्छेदन करोगे तो वह लोग क्या आकाश से आवेंगे। गरज यह कि किसी तरह प्राण नहीं बचते। मैंने समझा था कि हमारा यह बहाना निशाने पर बैठेगा। ऐसे घर में कौन रमली रहना पसंद करेगी जो मित्रों पर ही अर्पित हो गया हो। किंतु मुझे फिर भ्रम हुआ। उत्तर में फिर वही आग्रह था। तब मैंने चौथा हीला सोचा। यहाँ के मकान है कि चिड़ियों के पिंजरे, न हवा न रोशनी। वह दुर्गंध उड़ती है कि खोपड़ी भन्ना जाती है। कितने ही के तो इसी दुर्गंध के कारण विसूचिका, टाइफाइड, यक्ष्मा आदि रोग हो जाते हैं। वर्षा हुई और मकान टपकने लगा। पानी चाहे घंटे भर बरसे, मकान रात भर बरसता रहता है। ऐसे बहुत कम घर होंगे जिनमें प्रेत बाधाएं न हो। लोगों को डरावने स्वप्न दिखाई देते हैं। कितनों ही को उन्माद रोग हो जाता है। आज नए घर में आए, कल ही उसे बदलने की चिंता सवार हो गई। कोई ठेला असबाब से लदा हुआ जा रहा है, कोई आ रहा है। जिधर देखिए ठेले ही ठेले नजर आते हैं।
चोरियां तो इस कसरत से होती है कि अगर कोई रात कुशल से बीत जाए तो देवताओं की मनौती की जाती है। आधी रात हुई और चोर चोर, लेना लेना की आवाजें आने लगी। लोग दरवाजों पर मोटे मोटे लकड़ी के फट्टे या जूते या चिमटे लिए खड़े रहते हैं। फिर भी चोर इतने कुशल है कि आंख बचाकर अंदर पहुंच ही जाते हैं। एक मेरे बेतकल्लुफ दोस्त है, स्नेहवश मेरे पास बहुत देर तक बैठे रहते हैं। रात अंधेरे में बर्तन खड़के तो मैंने बिजली की बत्ती जलाई। देखा तो वही महाशय बर्तन समेट रहे हैं। मेरी आवाज सुनकर जोर से कहा मारा और बोले, मैं तुम्हें चकमा देना चाहता था। मैंने दिल में समझ लिया अगर निकल जाते तो बर्तन आपके थे। जब जाग पड़ा तो चकमा हो गया। घर में आए कैसे थे ये रहस्य है। कदाचित रात को ताश खेलकर चले तो बाहर जाने के बदले नीचे अंधेरी कोठरी में छिप गए। एक दिन एक महाशय मुझसे पत्र लिखाने आए। कमरे में कलम दवात न थी, ऊपर के कमरे से लाने गया। लौट कर आया तो देखा आप गायब हैं और उनके साथ फाउंटेन पेन भी गायब है। सारांश यह कि नगर जीवन नरक जीवन से कम दुखदायी नहीं है, मगर पत्नी जी पर नागरिक जीवन का ऐसा जादू चढ़ा हुआ है कि मेरा कोई बहाना उन पर असर नहीं करता। इस पत्र के जवाब में उन्होंने लिखा, मुझसे बहाना करते हो, मैं हरगिज न मानूंगी, तुम आकर मुझे ले जाओ। आखिर मुझे 5वां बहाना करना पड़ा। यह खोंचे वालों के विषय में था। अभी बिस्तर से उठने की नौबत नहीं आई कि कानों में विचित्र आवाजें आने लगी। बाबुल के मीनार के निर्माण के साथ ऐसी निरर्थक आवाजें न आई होंगी। वह खोंचे वालों की शब्द क्रीड़ा है। उचित तो यह था ये खोंचे वाले ढोल मजीरे के साथ लोगों को अपनी चीजों की ओर आकर्षित करते, मगर इन औंधी अक्ल वालों को ये कहां सोचती है। ऐसे पैशाचिक स्वर निकालते हैं कि सुनने वालों के रुए खड़े हो जाते हैं। बच्चे माँ की गोद में चिमट जाते हैं। मैं भी रात को अक्सर चौंक पड़ता हूँ। एक दिन तो मेरे पड़ोस में एक दुर्घटना हो गई। 11 बजे थे। कोई महिला बच्चे को दूध पिलाने उठी थी। एकाएक जो किसी खोंचे वाले की भयंकर ध्वनि कानों में आई तो चीख मारकर चिल्ला उठी और फिर बेहोश हो गई। महीनों की दवा दारू के बाद अच्छी हुई और अब रात को कानों में रुई डालकर सोती है। ऐसे कृत्य नगरों में नित्य होते रहते हैं। मेरे ही मित्रों में कई ऐसे हैं जो अपनी स्त्रियों को घर से लाए, मगर बेचारियां दूसरे ही दिन इन आवाजों से भयभीत होकर लौट गईं। श्रीमती जी ने इसके जवाब में लिखा, तुम समझते हो मैं खोंचे वालों की आवाजों से डर जाऊंगी। यहां गीदड़ों का हौवाना और उल्लुओं का चीखना सुनकर तो डरती नहीं, खोंचे वालों से क्या डरूंगी। अंत में मुझे एक ऐसा बहाना सूझा जिसकी सफलता का मुझे पूरा विश्वास था। यद्यपि इसमें कुछ बदनामी थी, लेकिन बदनामी से मैं इतना नहीं डरता जितना उस विपत्ति से। फिर मैंने लिखा, शहर शरीफ जादियों के रहने की जगह नहीं। यहाँ की महरिया इतनी कटुभाषिणी है कि बातों का जवाब गालियों से देती है, और उनके बनाव सवार का क्या पूछना। भले घर की स्त्रियां तो उनके ठाट देखकर ही शर्म से पानी पानी हो जाती है। सिर से पांव तक सोने से लदी हुई सामने से निकल जाती है तो ऐसा मालूम होता है कि सुगंधी की लपट निकल गई। गृहिणियां ये ठाट कहां से लाए। उन्हें तो और भी सैकड़ों चिंताएं हैं। इन महरियों को तो बनाव सिंगार के सिवा दूसरा काम ही नहीं। नित्य नई सजधाज, नित्य नई अदा, और चंचल तो इस गजब की है मानो अंगों में रक्त की जगह पारा भर दिया हो। उनका चमकना और मटकना और मुस्कुराना देखकर गृहिणियां लज्जित हो जाती है और ऐसी दीदा दिलेर है कि जबरदस्ती घरों में घुस पड़ती है। जिधर देखो इनका मेला सा लगा हुआ है। इनके मारे भले आदमियों का घर में बैठना मुश्किल है। कोई खत लिखाने के बहाने से आ जाती है, कोई खत पढ़ाने के बहाने से। असली बात तो यह है कि ग्रह देवियों का रंग फीका करने में इन्हें आनंद आता है। इसलिए शरीफ जादियां बहुत कम शहरों में आती हैं। मालूम नहीं इस पत्र में मुझसे क्या गलती हुई कि तीसरे दिन पत्नी जी एक बूढ़े खार के साथ मेरा पता पूछती हुई अपने तीनों बच्चों को लिए एक असाध्य रोग की भांति आ डटी। मैंने बदहवास होकर पूछा, क्यों, कुशल तो है? पत्नी जी ने चादर उतारते हुए कहा, घर में कोई चुड़ैल बैठी तो नहीं है? यहां किसी ने कदम रखा तो नाक काट लूंगी। हाँ, जो तुम्हारी शह न हो। अच्छा, तो अब रहस्य खुला। मैंने सिर पीट लिया। क्या जानता था अपना तमाचा अपने ही मुंह पर पड़ेगा। एक सुंदर युवती प्रातःकाल गांधी पार्क में बिल्लौर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई जाए, यह चौंका देने वाली बात है। सुंदरिया पार्कों में हवा खाने आती है, हंसती है, दौड़ती है, फूल पौधों से खेलती है, किसी का इधर ध्यान नहीं जाता।
लेकिन कोई युवती रविश के किनारे वाले बेंच पर बेखबर सोए। वह बिल्कुल गैर मामूली बात है, अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित करने वाली। रविश पर कितने आदमी चलकदमी कर रहे हैं, बूढ़े भी जवान भी, सभी एक क्षण के लिए वहीं थिरक जाते हैं। एक नजर वह दृश्य देखते हैं और तब चले जाते हैं। युवक वृंद रहस्य भाव से मुस्काते हुए, वृद्धजन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए और युवतियां लज्जा में आंखें नीचे किए हुए। बसंत और हाशिम निकर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़ कर रहे हैं। बड़े दिन की छुट्टियों में ओलंपियन रेस होने वाले हैं। दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों इस स्थल पर पहुंचकर रुक जाते हैं और दबी आंखों से युवती को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। बसंत ने कहा, इसे और कहीं सोने की जगह न मिली। हाशिम ने जवाब दिया, कोई वेश्या है, लेकिन वेश्याएं भी तो इस तरह बेशर्मी नहीं कहती। वेश्या अगर बेशर्म ना हो तो वह वेश्या नहीं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें कुलवधू और वेश्या दोनों एक व्यवहार करती है। कोई वेश्या मामूली तौर पर सड़क पर सोना नहीं चाहती। रूप छवि दिखाने का नया आर्ट है। आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं। वेश्या इस रहस्य को खूब समझती है। उसका छिपाव केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए है। हो सकता है, मगर केवल यहां सो जाना यह प्रमाणित नहीं करता कि यह वेश्या है। इसकी मांग में सिंदूर है। वेश्याएं अवसर पड़ने पर सौभाग्यवती बन जाती है। रात भर प्याले के द्वार चले होंगे, काम क्रीड़ाएं हुई होंगी, अवसाद के कारण ठंडक पाकर सो गई होगी। मुझे तो कुलवधू सी लगती है। कुलवधू पार्क में सोने आएगी? हो सकता है घर से रूठ कर आई हो। चलकर पूछ ही क्यों न ले। मेरे अहमक हो, बगैर परिचय के आप किसी को जगा कैसे सकते हैं? अजी, चलकर परिचय कर लेंगे, उलटे और एहसास जताएंगे। और जो कहीं झिझक दे, झिझकने की कोई बात भी हो, उसे सौजन्य और सहृदयता में डूबी हुई बातें करेंगे। कोई युवती ऐसी गत यौवनाई तक तो रस भरी बातें सुनकर फूल उठती है। यह तो नवयौवना है। मैंने रूप और यौवन का ऐसा सुंदर संयोग नहीं देखा था। मेरे हृदय पर तो यह रूप जीवन पर्यंत के लिए अंकित हो गया। शायद कभी न भूल सकूं। मैं तो फिर भी यही कहता हूं कि कोई वेश्या है। रूप की देवी वेश्या भी हो, उपास्य है। यही खड़े खड़े कवियों की सी बातें करोगे? जरा वहां तक चलते क्यों नहीं? केवल खड़े रहना, पाँच तो मैं डालूंगा। कोई कुलवधू है। कुलवधू पार्क में आकर सोए तो इसके सिवा कोई अर्थ नहीं कि वह आकर्षित करना चाहती है। और यह वेश्या मनोवृत्ति है। आजकल की युवतियां भी तो फॉरवर्ड होने लगी है। फॉरवर्ड युवतियां युवकों से आंखें नहीं चुराती। हाँ, लेकिन है कुलवधू। कुलवधू से किसी तरह की बातचीत करना मैं बेहूदगी समझता हूं। तो चलो फिर दौड़ लगाए। लेकिन दिल में वह मूर्ति दौड़ रही है। तो आओ बैठिए। जब वह उठकर जाने लगे तो उसके पीछे चले। मैं कहता हूं वेश्या है और मैं कहता हूं कुलवधू है, तो 10-10 की बाजी रही। दो वृद्ध पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते आ रहे हैं, मानो खोई जवानी ढूंढ रहे हो। एक की कमर झुकी, बाल काले, शरीर स्थूल। दूसरे के बाल पके हुए, पर कमर सीधी, इकहरा शरीर। दोनों के दांत टूटे पर नकली लगाए। दोनों की आंखों पर ऐनक। मोटे महाशय वकील है, छरहरे महोदय डॉक्टर। वकीला, देखा यह 20वीं सदी का करामात। डॉक्टर, जी हाँ देखा। हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं है, लेकिन आप इसे शिष्टता तो नहीं कह सकते। शिष्टता की दुहाई देने का अब समय नहीं है। किसी भले घर की लड़की वेश्या है साहब, आप इतना भी नहीं समझते। वेश्या इतनी फुहड़ नहीं होती, और भले घर की लड़की फुहड़ होती है। नई आजादी है, नया नशा है। हम लोगों की तो बुरी भली कट गई। जिनके सिर आएगी वो झेलेंगे। जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाएगी। अफसोस, जवानी रुखसत हो गई, मगर आंखें तो नहीं रुखसत हो गई, वह दिल तो नहीं रुखसत हो गया। बस आंखों से देखा करो, दिल जलाया करो। मेरा तो फिर से जवान होने को जी चाहता है। सच पूछो तो आजकल के जीवन में ही जिंदगी की बहार है। हमारे वक्तों में तो कहीं कोई सूरत ही नजर नहीं आती थी। आज तो जिधर जो हुस्न ही हुस्न के जलवे है। सुना, युवतियों को दुनिया में जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है वह बूढ़े मर्द है। मैं इसका कायल नहीं। पुरुष को जौहर उसकी जवानी नहीं, उसका शक्ति संपन्न होना है। कितने ही बूढ़े जवानों से ज्यादा कड़ियल होते हैं। मुझे तो आए दिन इसके तजुर्बे होते हैं। मैं ही अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता। यह सब सही है, पर बूढ़ों का दिल कमजोर हो जाता है। अगर यह बात न होती तो इस रमणी को इस तरह देखकर हम लोग यूं न चले जाते। मैं तो आंखों भर देख भी न सका। डर लग रहा था कि कहीं उसकी आंखें खुल जाए और वह मुझे ताकते देख ले तो दिल में क्या समझे। खुश होती
कि बूढ़े पर भी उसका जादू चल गया। अजी रहने भी दो, आप कुछ दिनों आकोसा को सेवन कीजिए। चंद्रोदय खाकर देख चुका, सब लूटने की बातें हैं। मन की ग्लैंड लगवा लीजिए ना। आप इस युवती से मेरी बात पक्की करा दें, मैं तैयार हूं। हाँ, ये मेरा जिम्मा, मगर हमारा भाई हिस्सा भी रहेगा। अर्थात ये कि कभी कभी मैं भी आपके घर आकर अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूंगा। अगर आप इस इरादे से आए तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊंगा। ओहो, आप तो मन की ग्लैंड का नाम सुनते ही जवान हो गए। मैं तो समझता हूं यह भी डॉक्टरों ने लूटने का एक लटका निकाला है। सच? अरे साहब, इस रमणी के स्पर्श में जवानी है। आप है किस फेर में? उसके एक एक अंग में, एक एक मुस्कान में, एक एक विलास में जवानी भरी हुई। न 100 मन की ग्लैंड, न एक रमणी का बाहुपाश। अच्छा, कदम बढ़ाइए, मुवक्किल आकर बैठे होंगे। यह सूरत याद रहेगी? फिर आपने याद दिला दी। वह इस तरह सोई है इसलिए कि लोग उसके रूप को, उसके अंग विन्यास को, उसके बिखरे हुए केशों को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखे और अपनी छाती पीटे। इस तरह चले जाना उसके साथ अन्याय है। वह बुला रही है और आप भागे जा रहे हैं। हम जिस तरह दिल से प्रेम कर सकते हैं, जवान कभी कर सकता है। बिल्कुल ठीक। मुझे तो ऐसी औरतों से साबिका पड़ चुका है जो रसिक बूढ़ों को खोजा करती है। जवान तो छिछोरे, उच्छृंखल, अस्थिर और गर्वीले होते हैं। वे प्रेम के बदले कुछ चाहते हैं। यहाँ निस्वार्थ भाव से आत्मसमर्पण करते हैं। आपकी बातों से दिल में गुदगुदी हो गई। मगर एक बात याद रखिए, कहीं उसका कोई जवान प्रेमी मिल गया तो मिला करे। यहाँ ऐसों से नहीं डरते। आपकी शादी की कुछ बातचीत थी तो? हाँ थी, मगर जब अपने लड़के दुश्मनी पर कमर बांधे तो क्या हो। मेरा लड़का यशवंत तो बंदूक दिखाने लगा। ये जमाने की खूबी है। अक्टूबर की धूप तेज हो चली थी। दोनों मित्र निकल गए। 2 देवियां, एक वृद्धा, दूसरी नवयौवना, पार्क के फाटक पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने आई। उनकी निगाह भी उस नींद की मारी युवती पर पड़ी। वृद्धा ने कहा, बड़ी बेशर्म है। नवयौवना ने तिरस्कार भाव से उसकी ओर देखकर कहा, ठाठ तो भले घर की देवियों के है, बस ठाठ ही देख लो। इसी से मर्द कहते हैं स्त्रियों को आजादी न मिलनी चाहिए। मुझे तो वेश्या मालूम होती है। वेश्या ही सही, पर उसे इतनी बेशर्मी करके स्त्री समाज को लज्जित करने का क्या अधिकार है? कैसे मजे से सो रही है, मानो अपने घर में है। बेहयाई है। मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरवशीलता और सलज्जता है उसे नहीं छोड़ती। मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ तो मेरे बदन में आग लग जाती है। उसी तरह आदि का जमफर भी मुझे नहीं सुहाता। क्या अपने धर्म की लात छोड़ देने ही से साबित होगा कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं? पुरुष अपनी छाती या पीठ खोले तो नहीं घूमते। इसी बात पर बाई जी, जब मैं आपको आड़े हाथों लेती हूँ तो आप बिगड़ने लगती हैं। पुरुष स्वाधीन है। वह दिल में समझता है कि मैं स्वाधीन हूँ। वह स्वाधीनता का स्वांग नहीं भरता। स्त्री अपने दिल में समझती रहती है कि वह स्वाधीन नहीं है, इसलिए वह अपनी स्वाधीनता को ढोंग करती है। जो बलवान है वे अकड़ते नहीं, जो दुर्बल है वही अकड़ करती है। क्या आप उन्हें अपने आंसू पोंछने के लिए इतना अधिकार भी नहीं देना चाहती? मैं तो कहती हूँ, स्त्री अपने को छिपाकर पुरुष को जितना नचा सकती है, अपने को खोलकर नहीं नचा सकती। स्त्री ही पुरुष के आकर्षण की फिक्र क्यों करे? पुरुष क्यों स्त्री से पर्दा नहीं करता? अब मुंह न खुलवाओ मीनो। इस छोकरी को जगाकर कह दो, जाकर घर में सोए। इतने आदमी आ जा रहे हैं और यह निर्लज्जा टांग फैलाए पड़ी है। यहां नींद कैसे आ गई? रात कितनी गर्मी थी बाई जी। ठंडक पाकर बेचारी की आंखें लग गई है। रात भर यही रही है, कुछ कुछ बत्ती है। मीनू युवती के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर हिलाती है। यहां क्यों सो रही हो देवी जी? इतना दिन चढ़ाया, उठकर घर जाओ। युवती आंखें खोल देती है। ओहो, इतना दिन चढ़ाया? क्या मैं सो गई थी? मेरे सिर में चक्कर आ जाया करता है। मैंने समझा शायद हवा से कुछ लाभ हो। यहां आई, पर ऐसा चक्कर आया कि मैं इस बेंच पर बैठ गई। फिर मुझे होश न रहा। अब भी मैं खड़ी नहीं हो सकती। मालूम होता है मैं गिर पड़ूंगी। बहुत दवा की, पर कोई फायदा नहीं होता। आप डॉक्टर श्यामनाथ को आप जानती होगी, वह मेरे ससुर है। युवती ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, ये तो अभी इधर ही से गए हैं। सच? लेकिन मुझे पहचान कैसे सकते हैं? अभी मेरा गौना नहीं हुआ है। तो क्या आप उसके लड़के बसंतलाल की धर्मपत्नी है?
युवती ने शर्म से सिर झुकाकर स्वीकार किया। मीनू ने हंसकर कहा, बसंत लाल तो अभी इधर से गए हैं, मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है। अच्छा, लेकिन मुझे उन्होंने देखा कहाँ है? तो मैं दौड़कर डॉक्टर को खबर दे दूं? जी नहीं, किसी को न बुलाइए, बसंत लाल भी वहीं खड़ा है, उसे बुला दो। तो चलो, अपने मोटर पर तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। किस मोहल्ले में? बेगमगंज में, जयराम के घर। मैं आज ही मी बसंत लाल से कहूंगी। मैं क्या जानती थी कि वह इस पार्क में आते हैं, मगर कोई आदमी साथ ले लिया होता। किस लिए? कोई जरूरत न थी। मूलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मद भरी आंखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या है मूलिया, आज कैसा जी है? मूलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें डबडबा गईं। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ है, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मूलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं। हुआ क्या है? अच्छी तो हो? महावीर ने मूलिया को सिर से पांव तक देखकर कहा, चुपचाप रोएगी, बताएगी नहीं। मूलिया ने बात टालकर कहा, कोई बात भी हो, क्या बताऊं? मूलिया इस उत्सर में गुलाब का फूल थी, गेहुआ रंग था, हिरन की सी आंखें, नीचे खिंचा हुआ चिबुक, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक विचित्र आर्द्रता जिसमें एक स्पष्ट वेदना, एक मूक व्यथा झलकती रहती थी। मालूम नहीं चमारों के इस घर में वह अप्सरा कहां से आ गई थी। क्या उसका कोमल फूल सा गात इस योग्य था कि सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? उस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवे के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वह एक शब्द भी बोलती तो निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया, किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते या बातें करते नहीं देखा। वह घास लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित अपनी छटा बिखेरता जाता हो। कोई गजलें गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मूलिया नीची आंख किए अपनी राह चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान, महावीर में ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हैं? ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं, न जाने यह कैसे उसके साथ रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जाति की और युवतियों के लिए चाहे गुप्त संदेश होती, मूलिया के लिए हृदय का शोल थी। प्रभात का समय था, पवन आम की बौर की सुगंधि से मतवाला हो रहा था, आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था। मूलिया सिर पर झुआ रखे घास छीलने चली तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठा। एकाएक युवक चैन सिंह सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मूलिया ने चाहा कि कतराकर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मूलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मूलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। वह जरा भी नहीं डरी, जरा भी न झिझकी, जुआ जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं चिल्लाती हूं। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जातों में रूप माधुर्य का इसके सिवा और काम ही क्या है कि वह ऊंची जात वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मार्ग उसने जीते थे, पर आज मूलिया के चेहरे का वह रंग, उसका वह क्रोध, वह अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मूलिया वेग से आगे बढ़ गई। संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती है। मूलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा अपनी बेकसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वह इतनी गरीब ना होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसका अपमान करता। वह रोती जाती थी और घास छीलती जाती थी। महावीर का क्रोध वह जानती थी, अगर उससे कह दे तो वह इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर न जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोए खड़े हो गए। इसीलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर न दिया। दूसरे दिन मूलिया घास के लिए न गई। सास ने पूछा, तो क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई। मूलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेली न जाऊंगी। सास ने बिगड़ कर कहा, अकेले क्या तुझे बाप उठा ले जाएगा? मूलिया ने और भी सिर झुका लिया और दबी हुई आवाज से बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांटा, न तो औरों के साथ जाएगी न अकेली जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे? वह साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं न जाऊंगी?
तो यहाँ मेरे घर में रानी बन के निभाना होगा। किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है, तो तेरी सुंदरता लेकर चाटू। उठा जाबा और घास ला। द्वार पर नीम के दरख्त की साए में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मूलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा, पर कुछ बोल न सका। उसका बस चलता तो मूलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना तो जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने रोज से कम न पड़े। ऐसी मजदूरी ही कौन होती है। मुश्किल से 1.5-2 रुपये मिलते हैं, वह भी कभी मिले कभी ना मिले। जब से यह सत्यानाशी लारियां चलने लगी है, एक के बालों की बदिया बैठ गई है। कोई सेंध भी नहीं पूछता। महाजन से 150 रुपए उधार लेकर एक का और घोड़ा खरीदा था, मगर लारियों के आगे एक के को कौन पूछता है। महाजन का सूद भी तो न पहुंच सकता था, मूल का कहना ही क्या। ऊपरी मन से बोला, न मन हो तो रहने दो, देखी जाएगी। इस दिलजोई से मूलिया निहाल हो गई। बोली, घोड़ा खाएगा क्या। आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ों से होती हुई चली। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती थी। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती, उसका जी सन्न हो जाता, कहीं कोई ऊख में छिपा ना बैठा हो। मगर कोई नई बात ना हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सिंचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर के कुएं पर पुर चल रहा था। खेतों की मेढ़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मूलिया का जी ललचाया। यहाँ आधा घंटे में जितनी घास छिल सकती है, सूखे मैदान में दोपहर तक न छिल सकेगी। यहाँ देखता ही कौन है। कोई चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वह बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झाबा आधे से ज्यादा भर गया। वह अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उसे चैन सिंह के आने की खबर ही न हुई। एकाएक उसने आहट पाकर सिर उठाया तो चैन सिंह को खड़ा देखा। मूलिया की छाती धक से हो गई। जी में आया भाग जाए, झाबा उलट दे और खाली झाबा लेकर चली जाए। पर चैन सिंह ने कड़ी गज के फासले से ही रुककर कहा, डर मत, डर मत, भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ न बोलूंगा। जितनी घास चाहे छील ले, मेरा ही खेत है। मूलिया के हाथ सुन्न हो गए। खुरपी हाथ में जमसी गई। घास नजर ही न आती थी। जी चाहता था जमीन फट जाए और मैं समा जाऊं। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने आश्वासन दिया, छीलती क्यों नहीं, मैं तुमसे कुछ कहता थोड़े ही हो। यहीं रोज चली आया कर, मैं छील दिया करूंगा। मूलिया चित्रलिखित सी बैठी रही। चैन सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना डरती क्यों है। क्या तू समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूं। ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही आप हाथ बढ़ गए। मुझे कुछ सुध ही न रही। तू चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था हाथ काट डालूं, कभी जी चाहता था जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूं, आज तू इस रास्ते से चली आई। मैं सारा हार छानता हुआ यहां आया हूं। अब जो सजा तेरे जी में आवे दे दे। अगर तू मेरा सिर भी काट ले तो गर्दन न हिलाऊंगा। मैं शोधा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन से सारी खोट मिट गई है। अब तो यही जी में आता है कि तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता, तब तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती। किसी तरह यह चोला तेरे काम आवे। मेरे मन की यह सबसे बड़ी लालसा है। मेरी जवानी काम ना आवे अगर मैं किसी खोट से ये बातें कर रहा हूं। बड़ा भाग्यवान था महावीर जो ऐसी देवी उसे मिली। मूलिया चुपचाप सुनती रही, फिर नीचा सिर करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो। चैन सिंह और समीप आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूं। मूलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा न जाने कहां गायब हो गई। चुपते हुए शब्दों में बोली, तुमसे एक बात कहूं, बुरा तो न मानोगे। तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं। चैन सिंह ने दबी जबान से कहा, ब्याह तो हो गया, लेकिन ब्याह क्या है, खिलवाड़ है। मूलिया के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता। तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं। बोलो, क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं है, उसे लज्जा नहीं है, अपने मर्यादा का विचार नहीं है। मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है। क्या घाट के किनारे मुझसे कहीं सुंदर औरतें नहीं घुमा करती। मैं उनके तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकती। तुम उसमें से किसी से क्यों नहीं दया मांगते। क्या उनके पास दया नहीं है। मगर वहां तुम न जाओगे, क्योंकि वहां जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो इसलिए न कि मैं चमारिन हूं, नीच जाती हूं,
और नीच जाति की औरत जरा सी घुड़की धमकी व जरा सी लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है। ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह लज्जित होकर बोला, ये बात नहीं, मैं सच कहता हूं, इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है, सब आदमी बराबर है। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूं। मूलिया, इसीलिए न कि जानते हो मैं कुछ कर नहीं सकती। जाकर किसी खतरानी के चरणों पर सिर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर यह सिर तुम्हारी गर्दन पर न रहेगा। चैन सिंह मारी शर्म की जमीन में गड़ा जाता था। उसका मुंह ऐसा सूख गया था मानो महीनों की बीमारी से उठा हो। मुंह से बात न निकलती थी। मूलिया इतनी वाकपटु है, इसका उसे गुमान भी न था। मूलिया फिर बोली, मैं भी रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हो। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज न घुसा बैठा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है। और वह औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं। उनके घर वाले भी तो चमारिनों और कहारिनों पर जान देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए यह बातें कहा। मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ हो मैं हो। वह किसी दूसरी मेहरिया की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। संयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हो, लेकिन मैं काली कलूटी भी होती तब भी वह मुझे इसी तरह रखता। इसका मुझे विश्वास है। मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच नहीं हो कि विश्वास का बदला खोट से दूं। हाँ, वह अपने मन की करने लगे, मेरी छाती पर मूंग दलने लगे तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग दलूंगी। तुम मेरे रूप ही के दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकल आए, कानी हो जाऊं तो मेरी ओर ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हो? चैन से ही इनकार न कर सका। मूलिया ने उसी गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं दोनों आंखें फूट जाएं तब भी वह मुझे इसी तरह रखेगा। मुझे उठावेगा, बैठावेगा, खिलावेगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे कभी ना छेड़ना, नहीं अच्छा ना होगा। जवानी जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है, गौरव है और सब कुछ जो जीवन को पवित्र, उज्जवल और पूर्ण बना देता है। जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थ है, शेखी है, विषय वासना है, कटुता है और वह सब कुछ जो जीवन को पशुता, विकार और पतन की ओर ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मूलिया की शीतल छींटों ने नशा उतार दिया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पड़ जाने से फेन मिट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल आता है। जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई। कामिनी के शब्द जितनी आसानी से दीन और ईमान को गारद कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से उनका उद्धार भी कर सकते हैं। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था। बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना और पीटना उसकी आदत थी। असामी उससे थर थर कांपते थे। मजदूर उसे आते देखकर अपने काम में चुस्त हो जाते थे। पर ज्यों ही उसने इधर पीठ फेरी और उन्होंने चिलम पीना शुरू किया, सब दिल में उससे जलते थे, उसे गालियां देते थे। मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था। कई दिन गुजर गए थे। एक दिन संध्या समय चैन सिंह खेत देखने गया। पुर चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई है और सारा पानी बहा चला जाता है। क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता, मगर क्यारी बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी है। उसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं है कि पानी क्यों नहीं आता। पहले यह दशा देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता। उस औरत की उस दिन मजूरी काट लेता और पुर चलाने वालों को घुड़कियां जमाता, पर आज उसे क्रोध नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांध दी और खेत में जाकर बुढ़िया से बोला, तू यहां बैठी है और पानी सब बहा जा रहा है। बुढ़िया घबराकर बोली, अभी खुल गई होगी। राजा, मैं अभी जाकर बंद किए देती हूं। ये कहती हुई वह थर थर कांपने लगी। चैन सिंह ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, भाग मत। मैंने नाली बंद कर दी। बूढ़ू कई दिन से नहीं दिखाई दिए, कहीं काम पर जाते हैं कि नहीं? बुढ़िया गदगद होकर बोली, आजकल तो खाली ही बैठी हैं भैया, कहीं काम नहीं लगता। चैन सिंह ने नम्र भाव से कहा, तो हमारे यहां लगा दे, थोड़ा सा सन रखा है, उसे काट दें। यह कहता हुआ वह कुएं की ओर चला गया। यहां 4 पुर चल रहे थे, पर इस वक्त 2 हकवे बेर खाने गए थे। चैन सिंह को देखते ही मजूरों के होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, 2 आदमी कहाँ गए? तो क्या जवाब देंगे? सब के सब डांटे जाएंगे।
बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, वह दोनों कहाँ चले गए? किसी के मुंह से आवाज न निकली। सहसा सामने से दोनों मजूर धोती के एक कोने में बेर भरे आते दिखाई दिए। खुश खुश बात करते चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए। पांव मन मन भर के हो गए। अब न आते बनता है न जाते। दोनों समझ गए कि आज डांट पड़ी, शायद मजूरी भी कट जाए। चाल धीमी पड़ गई। इतने में चैन सिंह ने पुकारा, बढ़ाओ बढ़ाओ, कैसे बेर हैं? लाओ जरा मुझे भी दो, मेरे ही पैर के हैं ना। दोनों और भी सहम उठे। आज ठाकुर जीता न छोड़ेगा। कैसा मिठा मिठा कर बोल रहा है, उतनी ही भिगो भिगो कर लगाएगा। बेचारे और भी सिकुड़ गए। चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी से आओ जी, पक्की पक्की सब मैं ले लूंगा। जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा सा नमक तो ले लो, बाकी दोनों मजूरों से। तुम भी दोनों आ जाओ, उस पेड़ के बेर मीठे होते हैं। बेर खा ले, काम तो करना ही है। अब दोनों भगोड़ों को कुछ ढारस हुआ। सभी ने जाकर सब बेर चैन सिंह के आगे डाल दिए और पक्के पक्के छांट कर उसे देने लगे। एक आदमी नमक लाने दौड़ा। आधा घंटे तक चारों पुर बंद रहे। जब सब बेर उड़ गए और ठाकुर चलने लगे तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी, आज जान बख्शी हो जाए, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो कभी न जाते। चैन सिंह ने नम्रता से कहा, तो इसमें बुराई क्या हुई? मैंने भी तो बेर खाए। एक आधा घंटे का हरज हुआ, यही ना? तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आधा घंटे में कर दोगे, न चाहोगे दिन भर में भी घंटे भर का काम ना होगा। चैन सिंह चला गया तो चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहे तो काम करने में जी लगता है, ये नहीं कि हरदम छाती पर सवार। दूसरा, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरा, कई दिन से देखता हूं मिजाज नरम हो गया है। चौथा, सांझ को पूरी मजूरी मिले तो कहना। पहला, तुम तो हो गोबर गणेश, आदमी का रुख नहीं पहचानते। दूसरा, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरा, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा भी धर्म है कि कोई कसर न छोड़ें। चौथा, मुझे तो भैया ठाकुर पर अब भी विश्वास नहीं आता। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफर था। यूं तो वह बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी। सोचा एक के पर चला चलो। महावीर को कहला भेजा, मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था। छटपट एक के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था, एक के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई, सारा सामान इतना रद्दी कि चैन सिंह को उस पर बैठते शर्म आई। पूछा, यह सामान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर? तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुबला कभी न था, क्या आजकल सवारियां कम है क्या? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियां काहे नहीं है, मगर लारियों के सामने इक्के को कौन पूछता है? कहाँ 2, ढाई, 3 की मजूरी करके घर लौटता था, कहाँ अब 20 आने पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं? बड़ी विपत्ति में पड़ा हूं। सोचता हूं एक का घोड़ा बेच बाच कर आप लोगों की मजूरी कर लो, पर कोई गाहक नहीं लगता। ज्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े ही को चाहिए, घास ऊपर से। जब अपना ही पेट नहीं चलता तो जानवर को कौन पूछे? चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते? महावीर सिर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पौरुष चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा है कि कोई गाहक लग जाए तो एक के को आने पौने निकाल दूं, फिर घास छीलकर बाजार ले जाया करूं। आजकल सास पतोहू दोनों छीलती है, तब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी? महावीर लजाता हुआ बोला, नहीं भैया, वह इतनी दूर कहां चल सकती है। घरवाली चली जाती है, दोपहर तक घास छीलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहां से घड़ी रात गए लौटती है। हलकान हो जाती है भैया, मगर क्या करो, तकदीर से क्या जोर। चैन सिंह कचहरी पहुंच गए और महावीर सवारियों की टोह में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले। हाथे में पान की दुकान थी। जरा और आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था, उसकी छाह में 20 ही तांगे एक के फिटने खड़ी थी। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियां यही खड़ी रहती थी। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा, कोई लारी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं, कि उसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ गई। सिर पर घास का झाबा रखे साइसों से मोल भाव कर रही थी।
चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। यह तो मूलिया है। बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए थे। कोई उससे दिल लगी करता था, कोई घूरता था, कोई हंसता था। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मोला, घास तो उड़ के अधिक से अधिक छा आने की है। मूलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देखकर कहा, छा आने पर लेना है तो सामने घसियारे ने बैठी है, चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पा जाओगे। मेरी घास तो 12 आने में ही जाएगी। एक अधेड़ कोचवान ने फिटन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं 1 रुपया मांग। लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे। निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं है। एक तांगे वाले ने, जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुए था, बोला। बुढ़ू के मुंह में पानी भर आया। अब मूलिया काहे को किसी की ओर देखेगी। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूते से पीटे। सबके सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे हैं, आंखों से पी जाएंगे। और मूलिया भी यहां कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है, न दबती है। कैसा मुस्किरा मुस्किराकर, रसीली आंखों से देख देख कर, सिर का अंचल खिसका खिसका कर, मुंह मोड़ मोड़ कर बातें कर रही है। वही मूलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठी थी। इतने में 4 बजे अमले और वकील मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा। अमले लारियों पर दौड़े, वकील मुख्तार इन सवारियों की ओर चले। कोचवानों ने भी चटपट घोड़े जोते। कई महाशयों ने मूलिया को रसिक नेत्रों से देखा और अपनी अपनी गाड़ियों पर जा बैठे। एकाएक मूलिया घास का झाबा लिए उस फिटन के पीछे दौड़ी। फिटन में एक अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पावदान पर घास रखवा ली, जेब से कुछ निकालकर मूलिया को दिया। मूलिया मुस्कुराई। दोनों में कुछ बातें भी हुई जो चैन सिंह न सुन सके। एक क्षण में मूलिया प्रसन्न मुख घर की ओर चली। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर विस्मृति की दशा में खड़ा रहा। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और केबिन का द्वार बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह की समाधि टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं है। चैन सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला बोला, कैसी बीमारी? आधा घंटे से यहां खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गईं। मेहतर तक झाड़ू लगाकर चल दिए। तुम्हें कुछ खबर हुई? ये बुरी बीमारी है, जल्दी दवा कर डालो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि महावीर का एक का सामने से आता दिखाई दिया। कुछ दूर एक का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी ना पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियां पी गया। चैन सिंह ने जरा देर के बाद कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज लिया करो। बस जब मैं बुलाऊं तो 1 का लेकर चले आया करो, तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार न जाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक आप ही का तो खाता हूं, आपकी प्रजा हूं, जब मर्जी हो पकड़ मनवाइए, आपसे रुपये। चैन सिंह ने बात काटकर कहा, नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता। तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले जाया करो। घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो। तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है। और भी रुपये पैसे का जब काम लगे बेखट के चले आया करो। हाँ देखो, मूलिया से इस बात की भूल कर भी चर्चा न करना। क्या फायदा? कई दिनों के बाद संध्या समय मूलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह असामियों से मालगुजारी वसूल करके घर की ओर लपका जा रहा था कि उसी जगह जहां उसने मूलिया की बांह पकड़ी थी, मूलिया की आवाज कानों में आई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मूलिया दौड़ी आ रही थी। बोला, क्या है मूला, क्यों दौड़ती हो? मैं तो खड़ा हूं। मूलिया ने हाँफते हुए कहा, कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें आते देखा तो दौड़ी। अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है। क्या तुमने कभी मुझे घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुझसे सब कह डाला? मैंने तो मना कर दिया था। वह मुझसे कोई बात नहीं छिपाता। दोनों एक क्षण चुप खड़े रहे। किसी को कोई बात न सूझती थी। एकाएक मूलिया ने मुस्कुराकर कहा, यहां तुमने मेरी बांह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मूला, मुझ पर जाने कौन भूत सवार था। मूलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाऊं? उसी बांह गही की लाज तो निभा रहे हो। गरीबी आदमी से जो चाहे करावे, तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए।
जरा देर के बाद मूलिया ने फिर कहा, तुमने समझा होगा मैं हंसने बोलने में मग्न हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मूलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं समझा। मूलिया मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और है। पवन सींचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था। सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मूलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा देख रहा था। छकौड़ी लाल ने दुकान खोली और कपड़े के थानों को निकाल निकाल रखने लगा कि एक महिला 2 स्वयंसेवकों के साथ उसकी दुकान छेकने आ पहुंची। छकौड़ी के प्राण निकल गए। महिला ने तिरस्कार करके कहा, क्यों लाला, तुमने सील तोड़ डाली ना? अच्छी बात है, देखें तुम कैसे एक गिरह कपड़ा भी बेच लेते हो। भले आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती कि देश में यह संग्राम छिड़ा हुआ है और तुम विलायती कपड़ा बेच रहे हो। डूब मरना चाहिए। औरतें तक घरों से निकल पड़ी है, फिर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुम जैसे कायर देश में ना होते तो उसकी यह अधोगति न होती। छकौड़ी ने वास्तव में कल कांग्रेस की सील तोड़ डाली थी। यह तिरस्कार सुनकर उसने सिर नीचा कर लिया। उसके पास कोई सफाई न थी, कोई जवाब न था। उसकी दुकान बहुत छोटी थी, लहने पर कपड़े लाकर बेचा करता था। यही जीविका थी। इसी पर वृद्धा माता, रोगिणी स्त्री और 5 बेटे बेटियों का निर्वाह होता था। जब स्वराज्य संग्राम छिड़ा और सभी बजाज विलायती कपड़ों पर मुहरें लगवाने लगे तो उसने भी मुहर लगवा ली। 10-5 थान स्वदेशी कपड़ों के उधार लाकर दुकान पर रख लिए, पर कपड़ों का मेल न था, इसलिए बिक्री कम होती थी। कोई भोला भटका ग्राहक आ जाता तो रुपया 8 आने की बिक्री हो जाती। दिन भर दुकान में तपस्या सी करके पहर रात को घर लौट जाता था। गृहस्थी का खर्च इस बिक्री में क्या चलता। कुछ दिन कर्ज वर्ज लेकर काम चलाया, फिर गहने बेचने की नौबत आई। यहां तक कि अब घरों में कोई ऐसी चीज न बची जिससे 2-4 महीने पेट का भूत सिर से टल जाता। उधार स्त्री का रोग असाध्य होता जाता था। बिना किसी कुशल डॉक्टर को दिखाए काम न चल सकता था। इसी चिंता में डूब उतर आ रहा था कि विलायती कपड़े का एक ग्राहक मिल गया जो एक मुश्त 10 रुपए का माल लेना चाहता था। इस प्रलोभन को वह न रोक सका। स्त्री ने सुना तो कानों पर हाथ रखकर बोली, मैं मुहर तोड़ने को कभी न कहूंगी। डॉक्टर तो कुछ अमृत पिलाना देगा। तुम नक्को क्यों बनो? बचना होगा बच जाऊंगी, मरना होगा मर जाऊंगी, बेअबरुई तो ना होगी। मैं जीकर ही घर का क्या उपकार कर रही हो और सबको दिक कर रही हो। देश को स्वराज्य मिले, लोग सुखी हो, बला से मैं मर जाऊंगी। हजारों आदमी जेल जा रहे हैं, कितने घर तबाह हो गए, तो क्या सबसे ज्यादा प्यारी मेरी ही जान है? पर छकौड़ी इतना पक्का न था। अपना बस चलते वह स्त्री को भाग्य के भरोसे न छोड़ सकता था। उसने चुपके से मुहर तोड़ डाली और लागत के दामों 10 रुपए के कपड़े बेच लिए। अब डॉक्टर को कैसे ले जाए? स्त्री से क्या पर्दा रखता? उसने जाकर साफ साफ सारा वृत्तांत कह सुनाया और डॉक्टर को बुलाने चला। स्त्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं। अगर तुमने जिद की तो मैं दवा की तरफ आंख भी ना उठाऊंगी। छकौड़ी और उसकी मां ने रोगिणी को बहुत समझाया, पर वह डॉक्टर को बुलाने पर राजी ना हुई। छकौड़ी ने 10 रुपये उठाकर घर कुइया में फेंक दिए और बिना कुछ खाए पिए किस्मत को रोता झींकता दुकान पर चला आया। उसी वक्त पिकेट करने वाले आ पहुंचे और उसे फटकारना शुरू कर दिया। पड़ोस के दुकानदार ने कांग्रेस कमेटी में जाकर चुगली खाई थी। छकौड़ी ने महिला के लिए अंदर से लोहे की एक टूटी बेरंग कुर्सी निकाली और लपक कर उनके लिए पान लाया। जब वह पान खाकर कुर्सी पर बैठी तो उसने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। बोला, बहन जी, बेशक मुझसे यह अपराध हुआ है, लेकिन मैंने मजबूर होकर मुहर तोड़ी। अब की मुझे मुआफी दीजिए, फिर ऐसी खता ना होगी। देश सेविका ने थानेदारों के रोब के साथ कहा, यो अपराध क्षमा नहीं हो सकता, तुम्हें इसका तावान देना पड़ेगा। तुमने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है और इसका तुम्हें दंड मिलेगा। आज ही बायकाट कमेटी में यह मामला पेश होगा। छकौड़ी बहुत ही विनीत, बहुत ही सहिष्णु था, लेकिन चिंताग्नि में तपकर उसका हृदय उस दशा को पहुंच गया था जब एक चोट भी चिंगारियां पैदा करती है। तिनक कर बोला, तावान तो मैं न दे सकता हूं, न दूंगा। हाँ, दुकान भले ही बंद कर दो। और दुकान भी क्यों बंद करो, अपना माल है, जिस जगह चाहूं बेच सकता हूं। अभी जाकर थाने में लिखा दूं तो बायकाट कमेटी को भागने की राह न मिले। जितना ही दबता हूं उतना ही आप लोग दबाती है। महिला ने सत्याग्रह शक्ति के प्रदर्शन का अवसर पाकर कहा, हाँ जरूर पुलिस में रपट करो,
मैं तो चाहती हो तुम रपट करो। तुम उन लोगों को यह धमकी दे रहे हो जो तुम्हारे ही लिए अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं। तुम इतने स्वार्थांत हो कि अपने स्वार्थ के लिए देश का अनहित करते तुम्हें लज्जा नहीं आती? उस पर मुझे पुलिस की धमकी देते हो। बायकाट कमेटी जाए या रहे, पर तुम्हें तावान देना पड़ेगा, अन्यथा दुकान बंद करनी पड़ेगी। ये कहते कहते महिला का चेहरा गर्व से तेजवान हो गया। कई आदमी जमा हो गए और सबके सब छकौड़ी को बुरा भला कहने लगे। छकौड़ी को भी मालूम हो गया कि पुलिस की धमकी देकर उसने बहुत बड़ा अविवेक किया है। लज्जा और अपमान से उसकी गर्दन झुक गई और मुंह जरा सा निकल आया। फिर उसने गर्दन नहीं उठाई। सारा दिन गुजर गया और ढोले की बिक्री न हुई। आखिर हारकर उसने दुकान बंद कर दी और घर चला आया। दूसरे दिन प्रातःकाल बायकाट कमेटी ने एक स्वयंसेवक द्वारा उसे सूचना दे दी कि कमेटी ने उसे। छकौड़ी ने मुंह लटकाई कुर्ता पहना और इस तरह कांग्रेस दफ्तर चला जैसे कोई मरणासन्न रोगी को देखने के लिए वैद्य को बुलाने जाता है। कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने परिचय के बाद पूछा, तुम्हारे ही ऊपर तो बायकाट कमेटी ने 101 रुपए का तावान लगाया है? जी हाँ। तो रुपया कब दोगे? मुझ में तावान देने की सामर्थ्य नहीं है। आपसे मैं सत्य कहता हूँ, मेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। घर की जो जमा जथा थी वह सब बेचकर खा गया। अब आपने तावान लगा दिया, दुकान बंद करनी पड़ी। घर पर कुछ माल बेचने लगा, वहां स्यापा बैठ गया। अगर आपकी यही इच्छा हो कि हम सब दाने बगैर मर जाए तो मार डालिए और मुझे कुछ नहीं कहना है। छकौड़ी जो बात कहने घर से चला था वह उसके मुंह से न निकली। उसने देख लिया कि यहाँ कोई उस पर विचार करने वाला नहीं है। प्रधान जी ने गंभीर भाव से कहा, तावान तो देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें छोड़ दूं तो इसी तरह और लोग भी करेंगे। फिर विलायती कपड़े की रोकथाम कैसे होगी? मैं आपसे जो कह रहा हूं उस पर आपको विश्वास नहीं आता। मैं जानता हूं तुम मालदार आदमी हो। मेरे घर की तलाशी ले लीजिए, मैं इन चकमों में नहीं आता। छकौड़ी ने उद्दंड होकर कहा, तो यह कहिए कि आप देश सेवा नहीं कर रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं। पुलिस वाले कानूनी पहलू से लेते हैं, आप गैर कानूनी पहलू से लेते हैं। नतीजा एक है, आप भी अपमान करते हैं, वह भी अपमान करते हैं। मैं कसम खा रहा हूं कि मेरे घर में खाने के लिए दाना नहीं है। मेरी स्त्री खाट पर पड़ी पड़ी मर रही है। फिर भी आपको विश्वास नहीं आता। आप मुझे कांग्रेस का काम करने के लिए नौकर रख लीजिए। 5 और 20 महीने दीजिएगा। इससे ज्यादा अपनी गरीबी का और क्या प्रमाण दो। अगर मेरा काम संतोष के लायक न हो तो 1 महीने के बाद मुझे निकाल दीजिएगा। ये समझ लीजिए कि जब मैं आपकी गुलामी करने को तैयार हुआ हूं तो इसीलिए कि मुझे दूसरा कोई आधार नहीं है। हम व्यापारी लोग अपना बस चलते किसी की चाकरी नहीं करते। जमाना बिगड़ा हुआ है, नहीं 101 रुपए के लिए इतना हाथ पांव न जोड़ता। प्रधान जी हंसकर बोले, यह तो तुमने नई चाल चली। चाल नहीं चल रहा हूं, अपनी विपत्ति कथा कह रहा हूं। कांग्रेस के पास इतने रुपए नहीं है कि वह मोटों को खिलाती फिरे। अब भी आप मुझे मोटा कहे जाएंगे? तुम मोटे हो ही, मुझ पर जरा भी दया न कीजिएगा। प्रधान ज्यादा गहराई से बोले, छकौड़ी लाल जी, मुझे पहले तो इसका विश्वास नहीं आता कि आपकी हालत इतनी खराब है, और अगर विश्वास आ भी जाए तो भी मैं कुछ कर नहीं सकता। इतने महान आंदोलन में कितने ही घर तबाह हुए और होंगे। हम लोग सभी तबाह हो रहे हैं। आप समझते हैं हमारे सिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आपका तावान मुआफ कर दिया जाए तो कल ही आपके 20 भाई अपनी मोहरें तोड़ डालेंगे और हम उन्हें किसी तरह कायल न कर सकेंगे। आप गरीब हैं, लेकिन आपके सभी भाई तो गरीब नहीं है। तब तो सभी अपनी गरीबी के प्रमाण देने लगेंगे। मैं किस किस की तलाशी लेता फिरूंगा। इसलिए जाइए, किसी तरह रुपये का प्रबंध कीजिए और दुकान खोलकर कारोबार कीजिए। ईश्वर चाहेगा तो वह दिन भी आएगा जब आपका नुकसान पूरा होगा। छकौड़ी घर पहुंचा तो अंधेरा हो गया था। अभी तक उसके द्वार पर स्यापा हो रहा था। घर में जाकर स्त्री से बोला, आखिर वही हुआ जो मैं कहता था। प्रधान जी को मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं आया। स्त्री का मुरझाया हुआ बदन उत्तेजित हो उठा। उठ खड़ी हुई और बोली, अच्छी बात है, हम उन्हें विश्वास दिला देंगे। मैं अब कांग्रेस दफ्तर के सामने ही मरूंगी। मेरे बच्चे उसी दफ्तर के सामने विकल होकर तड़पेंगे। कांग्रेस हमारे साथ सत्याग्रह करती है तो हम भी उसके साथ सत्याग्रह करके दिखा दें। मैं इसी मरी हुई दशा में भी कांग्रेस को तोड़ डालूंगी। जो अभी इतने निर्दयी है वह कुछ अधिकार हो जाने पर न्याय करेंगे। एक इक्का बुला लो, खाट की जरूरत नहीं। वहीं सड़क किनारे मेरी जान निकलेगी। जनता ही के बल पर तो वह कूद रहे हैं। मैं दिखा दूंगी
जनता तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ है। इस अग्निकुंड के सामने छकौड़ी की गर्मी शांत हो गई। कांग्रेस के साथ इस रूप में सत्याग्रह करने की कल्पना ही से वह कांप उठा। सारे शहर में हलचल पड़ जाएगी, हजारों आदमी आकर यह दशा देखेंगे। संभव है कोई हंगामा ही हो जाए। यह सभी बातें इतनी भयंकर थी कि छकौड़ी का मन कातर हो गया। उसने स्त्री को शांत करने की चेष्टा करते हुए कहा, इस तरह चलना उचित नहीं है अम्बे, मैं एक बार प्रधान जी से फिर मिलूंगा। अब रात हुई, स्यापा भी बंद हो जाएगा, कल देखी जाएगी। अभी तो तुमने पथ्य भी नहीं लिया। प्रधान जी बेचारे बड़े असमंजस में पड़े हुए हैं। कहते हैं अगर आपके साथ रियायत करूं तो फिर कोई शासन ही न रह जाएगा। मोटे मोटे आदमी भी मोहरें तोड़ डालेंगे और जब कुछ कहा जाएगा तो आपकी नजीर पेश कर देंगे। अम्बा एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ी छकौड़ी का मुंह देखती रही, फिर धीरे से खाट पर बैठ गई। उसकी उत्तेजना गहरे विचार में लीन हो गई। कांग्रेस की ओर अपनी जिम्मेदारी का ख्याल आ गया। प्रधान जी के कथन में कितना सत्य था, यह उससे छिपा न रहा। उसने छकौड़ी से कहा, तुमने आकर यह बात न कही थी? छकौड़ी बोला, उस वक्त मुझे इसकी याद न थी। यह प्रधान जी ने कहा है, या तुम अपनी तरफ से मिला रहे हो? नहीं, उन्होंने खुद कहा। मैं अपनी तरफ से क्यों मिलाता? बात तो उन्होंने ठीक ही कही। हम तो मिट जाएंगे, हम तो यूं ही मिटे हुए हैं। रुपये कहां से आवेंगे? भोजन के लिए तो ठिकाना ही नहीं, दंड कहां से दें? और कुछ नहीं है, घर तो है, इसे रेहन रख दो। और अब विलायती कपड़े भूलकर भी न बेचना, सड़ जाए, कोई परवाह नहीं। तुमने सील तोड़कर यह आफत सिर ली। मेरी दवा दारू की चिंता न करो, ईश्वर की जो इच्छा होगी वह होगा। बाल बच्चे भूखों मरते हैं, मरने दो। देश में करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनकी दशा हमारी दशा से भी खराब है। हम न रहेंगे, देश तो सुखी होगा। छकौड़ी जानता था अम्बा जो कहती है वह करके रहती है, कोई उज्र नहीं सुनती। वह सिर झुकाए अम्बा पर झुंझलाता हुआ घर से निकलकर महाजन के घर की ओर चला। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।